हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे यहां पर 29 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए हैं, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आज के करंट अफेयर में हम लोग डेली न्यूज़पेपर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उन पर चर्चा करेंगे। और यहाँ पर आज का सेशन जो होने वाला है बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। साथ साथ में जो करंट अफेयर का रिवीजन है उस रिवीजन को भी अपने इस सेशन में हम लोग इंक्लूड करते हुए चलेंगे। ये सेशन देखा जाए आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आगामी कोई भी परीक्षा हो, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, झारखंड पीएससी, या एक दिवसीय परीक्षाएं हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, टीचिंग एग्जाम हो, टेट सीटेट, कोई भी एग्जाम हो जहां भी करंट अफेयर पूछा जाता है, हर देखा जाए परीक्षा के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए एक एक कर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे दुनिया के शीर्ष अनानास उत्पादक देशों के बारे में। यहाँ पर देखा जाए जो दुनिया के शीर्ष अनानास उत्पादक देश हैं उनकी एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में बताया गया है, रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो कौन सा देश जो है ये अनानास उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। इससे पूर्व मैं आपको एक चीज बता देता हूं। आज देखा जाए तो आर्थिक समीक्षा, ठीक है, जो आर्थिक समीक्षा है, आर्थिक समीक्षा ये आज आ चुकी है। और आर्थिक समीक्षा में देखा जाए तो जो उत्पादन के आंकड़े होते हैं, ठीक है, उत्पादन के आंकड़े ये आर्थिक समीक्षा में आते हैं। कौन सा राज्य गेहूं उत्पादन में प्रथम है, चावल उत्पादन में कौन सा पहला है, ये सारे आंकड़े जो आते हैं ये आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं। और आज आर्थिक समीक्षा आ चुका है। आर्थिक समीक्षा को देखने के बाद कल इस पर एक वीडियो आपके समक्ष आ जाएगा जिसमें जो उत्पादन के आंकड़े हैं उन उत्पादन के आंकड़ों पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। दुनिया के जो शीर्ष अनानास उत्पादक देश हैं उनके बारे में एक एक कर हम लोग चर्चा करें। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर अनानास उत्पादन में इंडोनेशिया जो है, ठीक है, इंडोनेशिया दुनिया में सबसे आगे है। यानी कि शीर्ष अनानास उत्पादक देश वो कौन सा है, इंडोनेशिया है। यहाँ पर बात कर लेते हैं तो 3.2 मिलियन टन के साथ दुनिया में सबसे आगे है। उसके बाद फिलीपींस दूसरे स्थान पर है और कोस्टा रिका का तीसरा स्थान है। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा आपको पता चल गया। पहले पे इंडोनेशिया, दूसरे पे फिलीपींस और तीसरा देखा जाए तो कोस्टा रिका है। यहाँ पर बात कर ले तो ब्राजील और चीन भी प्रमुख उत्पादक देश है, ठीक है, जबकि भारत यहां पर देखा जाए छठवें स्थान पर है। याद रखिएगा कि भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का छठवां स्थान है। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि अनानास के उत्पादन में भारत कौन सा स्थान, अनानास के उत्पादन में भारत का छठवां स्थान है। चर्चा करें तो अन्य शीर्ष उत्पादकों में नाइजीरिया, मैक्सिको, थाईलैंड और कोलंबिया शामिल है। ये देश इस उष्णकटिबंधीय फल की वैश्विक मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो उत्पादन से संबंधित आंकड़े हैं। अब यहाँ पर उत्पादन की बात की जा रही है तो चलिए कुछ उत्पादन से संबंधित अन्य आंकड़े हैं उनको भी देख लेते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे पहले यहां पर देखा जाए तो विश्व में जो शीर्ष चावल उत्पादन है, चावल के उत्पादन में भी देखा जाए तो हाल ही में आंकड़ा आया है कि चावल उत्पादन में, ठीक है, चावल उत्पादन में भारत पहले स्थान पर पहुंच गया है। पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर यहां पर देखा जाए भारत है और दूसरे पर कौन हो गया है, दूसरे पे हो गया है चीन। ठीक है, भारत का पहला स्थान हो गया है, चीन का दूसरा स्थान हो गया है। वहीं पर हम बात कर ले आलू उत्पादन में तो हाल ही में आलू उत्पादन के भी आंकड़े जारी हुए वैश्विक स्तर पर। आलू उत्पादन यहां पर देखा जाए तो आलू उत्पादन में शीर्ष देश कौन सा है, यहां पर बात करें तो शीर्ष देश चीन है। पहला स्थान किसका है, पहला स्थान है चीन का, ठीक है, और दूसरा स्थान किसका है, दूसरे स्थान पर भारत है। यहां पर देखा जाए एम्बर के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है, जो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू होता है एम्बर के द्वारा जारी की जाती है। तो एम्बर की रिपोर्ट के अनुसार यहां पर बात करें तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा उत्पादन में, ठीक है, जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा उत्पादन में देखा जाए तो ये रिपोर्ट एम्बर के द्वारा जारी की गई। जो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू होता है उस रिपोर्ट में बताया गया कि यहाँ पर जो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है उसमें उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर चीन है। ठीक है, दूसरे स्थान पर देखा जाए कौन है, दूसरा स्थान यूएसए का है, ठीक है, और तीसरा स्थान किसका है, तीसरा स्थान है भारत का। ठीक, तीसरे स्थान पर भारत को रखा गया है।
तो ये याद रखिएगा, सौर ऊर्जा उत्पादन ये पूछा भी जा चुका है आपके, देखा जाए तो यूपीपीसीएस 2022 में, यूपीपीसीएस 2022 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर उत्पादन की बात आई है तो उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश देखा जाए तो भारत में कौन कौन सी चीजों के उत्पादन में पहले स्थान पर है। तो उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में पहले स्थान पर है, गन्ना उत्पादन, आलू उत्पादन, आम उत्पादन, अमरूद उत्पादन, आंवला, चीनी, एथेनॉल और दूध के उत्पादन में पहले स्थान पर है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो अपना उत्तर प्रदेश है ये खाद्यान्न उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, आलू उत्पादन में, आम उत्पादन में, अमरूद उत्पादन में, आंवला के उत्पादन में, चीनी के उत्पादन में, एथेनॉल के उत्पादन में और दूध के उत्पादन में पहले स्थान पर है। ठीक है, अब आर्थिक समीक्षा आ गई है तो आर्थिक समीक्षा के आधार पर कल हम लोग अपने ही इसी जो करंट अफेयर का सेशन होता है इसी सेशन के अंतर्गत देखा जाए तो जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उन आंकड़ों को भी चर्चा कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है, यहां पर देखा जाए एनपीसीआई और एनटीटी डाटा साझेदारी के मध्य जापान में लॉन्च होगा यूपीआई। ठीक है, यहां पर देखा जाए जापान में यूपीआई लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है और इसके लिए देखा जाए तो एनटीटी डाटा और एनपीसीआई के बीच में साझेदारी हुई है। चर्चा कर लेते हैं। तो जापानी आईटी सेवा फर्म एनटीटी डाटा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई के साथ मिलकर वित्त वर्ष 2026 के दौरान परीक्षण के आधार पर जापान में यूपीआई भुगतान सक्षम करने के लिए काम कर रही है। ठीक है, यहां पर बात करें तो इस पहल का उद्देश्य भारतीय और जापानी भुगतान प्रणालियों को जोड़ना है आपस में, ताकि डिजिटल लेन देन को आसान बनाया जा सके। ठीक है, इस कदम से भारतीय यात्रियों को और व्यवसायों को लाभ होगा। भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसको वैश्विक पहुंच और विस्तार होगा। जो भारत का डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र है इसका जो वैश्विक पहुंच है और अधिक विस्तृत होगा। और इसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एनपीसीआई और एनटीटी डाटा, ये एनटीटी डाटा कहाँ का है तो ये है जापान का। जैसे भारत में एनपीसीआई है उसी प्रकार से जापान में कार्य करता है एनटीटी डाटा। ठीक है, इन दोनों के बीच में देखा जाए तो साझेदारी की गई है, किस लिए, जापान में यूपीआई को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर जापान की बात आई तो जापान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं जो आपके करंट अफेयर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जापान से कौन से ऐसे करंट अफेयर है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सबसे पहला करंट अफेयर तो यही है कि अभी देखा जाए तो हाल ही में भारत जापान संयुक्त तटरक्षक अभ्यास हुआ। ठीक है, भारत जापान संयुक्त तटरक्षक अभ्यास, संयुक्त तटरक्षक अभ्यास ये कहां पर हुआ था, ये हुआ था देखा जाए तो मुंबई में। कहां पर, ये मुंबई में हुआ। वहीं पर हम बात कर ले तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम है साने तकाइची। क्या नाम है, पहली महिला प्रधानमंत्री, नाम है इनका साने तकाइची। ठीक है, यह नाम याद रखिएगा, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री है साने तकाइची। वहीं पर हम देखा जाए जो एशिया पावर इंडेक्स जारी किया जाता है, एशिया पावर इंडेक्स, ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स, इसमें जापान कौन से स्थान पर है, जापान देखा जाए तो चौथे स्थान पर है। अब ये जो एशिया पावर इंडेक्स जारी किया जाता है किसके द्वारा जारी किया जाता है, लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। ये लोवी इंस्टीट्यूट जो है, ठीक है, लोवी इंस्टीट्यूट कहाँ की है, ये ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की एक फर्म है लोवी इंस्टीट्यूट, उसी के द्वारा एशिया पावर इंडेक्स जारी किया जाता है। और ये जो एशिया पावर इंडेक्स है इसमें हम देखें तो पहले स्थान पर किसको रखा गया है, तो पहले स्थान पर यूएसए को रखा गया है। दूसरा स्थान देखा जाए तो चीन को दिया गया है। ठीक है, तीसरे स्थान पर देखा जाए तो किसको रखा गया है, भारत को रखा गया है। ठीक, और चौथा स्थान देखा जाए किसको दिया गया है, जापान को प्रदान किया गया है, जापान को। और जो भारत है, भारत को क्या कहा गया है, मेजर पावर कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है, भारत जो है वो मेजर पावर है, जबकि जो यूएसए है और चीन है इसको क्या कहा गया है, इसको सुपर पावर कहा गया है। ठीक है, इसको सुपर पावर की कैटेगरी में रखा गया है। यहां पर जो पांचवा स्थान है वो किसका है, पांचवा स्थान रूस का है। ठीक है, तो यहां पर इस इंडेक्स के बारे में आपने पूरी जानकारी ले ली है। ठीक है, एक पॉइंट ये भी जाने रहिए कि जो इसरो है, ठीक है, इसरो, इसरो और प्लस जाक्सा। अब ये जाक्सा क्या है,
जैसे भारत में इसरो काम करती है, उसी प्रकार से जो जापानी स्पेस कंपनी है उसको जाक्सा कहते हैं। ठीक है, इनके बीच में देखा जाए समझौता हुआ है किसके लिए, जो चंद्रयान, ठीक है, चंद्रयान 5 मिशन होगा, चंद्रयान 5 मिशन के लिए समझौता हुआ है। ठीक, और यहां पर आपको याद रखना होगा कि जो कोक्ची आकुजावा है, कोक्ची आकुजावा, याद रखिए, नाम याद रखिए, एक सेकेंड, कोक्ची आकुजावा, ये माउंट फूजी पर, माउंट फूजी पर चढ़ाई करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति, ठीक, उम्रदराज व्यक्ति बने, कितने साल की उम्र में, 102 साल की एज में, कितने में, 102 साल की उम्र में इन्होंने माउंट फूजी पर चढ़ाई की है। और यहीं पर देखा जाए भारत के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, ठीक, मोदी जी जो है गए थे जापान की यात्रा पर, ठीक, जापान की यात्रा पर गए थे, तो उनको एक गुड़िया भेंट की गई थी। उस गुड़िया का नाम क्या था, दारुम गुड़िया। क्या नाम था, दारुम गुड़िया। पूछ सकता है कि दारुम गुड़िया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा उपहार स्वरूप दिया गया था, तो यहाँ पर देखा जाए जापान के द्वारा दिया गया था। तो जापान से रिलेटेड इतने महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप याद रखिए, आगे जापान से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट आएंगे, उन पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात आती है केरल की। ठीक है, बेसिलस, जो बेसिलस सबटिलिस है, इसको देखा जाए केरल का आधिकारिक राज्य सूक्ष्म जीव घोषित कर दिया गया है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव है, ठीक है, बैक्टीरिया, राज्य बैक्टीरिया घोषित किया गया है। राज्य बैक्टीरिया ऑफिशियली यहां पर देखा जाए केरल राज्य सरकार के द्वारा घोषित कर दिया गया है, और केरल पहला राज्य बन गया जिसने अपना राज्य बैक्टीरिया घोषित किया है। ठीक है, केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने बेसिलस सेप्टिलिस को आधिकारिक रूप से सूक्ष्मजीव घोषित किया है। यहां पर बात कर ले तो यह निर्णय केरल सरकार के द्वारा माइक्रोबायोम उत्कृष्टता केंद्र, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और इन माइक्रोबायोम है, इसके उद्घाटन के दौरान लिया गया था। चर्चा करें यहां पर देखा जाए तो ये जो बेसिलस सबटिलिस है, ठीक है, एक लाभकारी प्रोबायोटिक जीवाणु है जो मिट्टी, पानी, पौधे, मानव आंत तथा किण्वित खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। देखा जाए तो ये पाचन, स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है। कृषि में यह मिट्टी की उर्वरता, पोषक तत्व उपलब्धता और रोग नियंत्रण में उपयोगी है। औद्योगिक रूप से देखा जाए तो इसका उपयोग दवा, खाद्य प्रसंस्करण और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किया जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये सारे पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ केरल की बात आई है तो आइए केरल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको पहले देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, केरल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे एन प्राउड के बारे में। ये एन प्राउड है क्या, ठीक है, एन प्राउड एन प्राउड पहल। अब ये एन प्राउड पहल केरल राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, अब इस पहल का उद्देश्य क्या था, इस यहां पर देखा जाए एन प्राउड का मतलब क्या होता है, तो न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स। ठीक है, यानी कि ऐसी दवाएं, ऐसी दवा जो अनयूज्ड है, मतलब उपयोग के बाहर है या एक्सपायर हो चुकी हैं, ठीक है, उनका देखा जाए प्रबंधित निपटान के लिए। अक्सर आप न्यूज़पेपर में सुनते रहते होंगे कि कहीं पर कोई कफ सिरप का कांड हो गया या फिर कोई एक्सपायर दवा खाने से बच्चों का देहांत हो गया या कुछ देखा जाए तो ट्रेजेडी हो जाती थी। इन प्रकार की समस्याओं का निपटान करने के लिए देखा जाए तो केरल राज्य सरकार के द्वारा एक पहल स्टार्ट की गई जिसका नाम क्या है, एन प्राउड पहल नाम है इसका। वहीं पर देखा जाए जो केरल राज्य सरकार है, ये वरिष्ठ नागरिक आयोग, क्या, वरिष्ठ नागरिक आयोग गठित करने वाला पहला राज्य, ठीक है, पहला राज्य बन गया है। केरल का जो कोच्चि है, केरल का कोच्चि शहर, यहीं पर देखा जाए तो 9वां मसाला सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। यही कोच्चि शहर है जिसमें भारत का
पहला वाटर मेट्रो संचालित किया गया था। ठीक, संचालित किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखा जाए केरल राज्य सरकार के द्वारा जो 10वीं तक की पढ़ाई है, ठीक है, 10वीं तक की पढ़ाई में देखा जाए तो रोबोटिक्स की शिक्षा, रोबोटिक्स अनिवार्य कर दिया गया है, रोबोटिक्स को अनिवार्य कर दिया गया है। और यहां पर देखा जाए एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि जो केरल का कोझिकोड शहर है, केरल का जो कोझिकोड है, ठीक है, कोझिकोड है, कोझिकोड को देखा जाए तो WHO के द्वारा, किसके द्वारा, WHO के द्वारा एज फ्रेंडली शहर की मान्यता दी गई है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि WHO के द्वारा एज फ्रेंडली शहर की इसको मान्यता दी गई है। मतलब क्या है एज फ्रेंडली शहर का, मतलब क्या है, यहां पर देखा जाए जो बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बेसिकली देखा जाए ध्यान में रखते हुए, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और उनके जो जीवनचर्या है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इस शहर को एज फ्रेंडली शहर का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर एक बात आप याद रखिएगा कि केरल के ही हैं मोहनलाल, ठीक है, मोहनलाल। इन मोहनलाल को देखा जाए, आप जानते हैं प्रसिद्ध हीरो है मोहनलाल, इनको 2023 का, कब का, 2023 का जो दादा साहब फाल्के है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और वहीं पर अरलाम के बारे में आप जानते ही हैं कि भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कौन सा, भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कौन सा है, अरलाम है। ठीक है, तो यहां पर हमने केरल से इतने पॉइंट जाने। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखा जाए अजीत पवार जी का निधन हो गया है, अजीत पवार का विमान हादसे में निधन। चर्चा कर लेते हैं। एनसीपी के नेता है और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को ले जा रहा जो विमान था ये बारामती में हादसे का शिकार हो गया। ठीक है, बारामती इनका संसदीय क्षेत्र था, बारामती से लगातार ये सांसद थे अजीत पवार जी। और बारामती जाते वक्त यहां पर देखा जाए जो बारामती पर लैंडिंग स्ट्रिप था, यानी कि जहां पर लैंड करना था प्लेन को, जो प्लेन था वो राह भटक गया। ठीक है, विजुअलिटी क्लियर ना होने के कारण राह भटक गया और वहीं पर एक्सीडेंट हो गया था प्लेन का। यहां पर चर्चा करें तो बॉम्ब डियर लेयर जेट 45 विमान अपनी दूसरी लैंडिंग अप्रोच के दौरान टेबल टॉप रनवे से दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया और वे 66 साल के थे। प्लेन में अजीत पवार के साथ मौजूद उनके जो पर्सनल असिस्टेंट, सुरक्षा कर्मी और प्लेन स्टाफ समेत कुल 5 लोगों की जान चली गई। ठीक है, यहां पर देखा जाए अपने मजबूत प्रशासनिक अंदाज और महाराष्ट्र के लोगों से गहरे जुड़ाव के लिए जाने जाने वाले अजीत पवार 3 दशक से ज्यादा समय तक राज्य की राजनीति में अहम भूमिका निभाई थी, जिसे उन्हें अजीत दादा के नाम से लोकप्रिय खिताब भी मिला था। ठीक है, इनको अजीत दादा कहा जाता था। यहां पर देखा जाए अजीत पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए बारामती में जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ था। चलिए आगे चलते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के बारे में चर्चा कर ले। यहां पर देखा जाए ये पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है, ठीक है, ये जो पराक्रम दिवस होता है ना 23 जनवरी का जो दिन होता है इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है और इसी अवसर पर देखा जाए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यहाँ पर देखा जाए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को संस्थागत श्रेणी में तथा लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को व्यक्तिगत श्रेणी में चुना गया है। इस बार देखा जाए जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया जाता है, सबसे पहले याद रखो कि यह 2 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। एक तो संस्थागत श्रेणी होती है और दूसरा जो व्यक्तिगत श्रेणी होती है उसमें प्रदान किया जाता है। तो जो संस्थागत श्रेणी है उसमें सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है इसको प्रदान किया गया और व्यक्तिगत श्रेणी में किसको दिया गया है तो लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को प्रदान किया गया है। यहां पर देखा जाए यह पुरस्कार हर वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर दिया जाता है। पुरस्कार की शुरुआत भारत सरकार ने 2019 में की थी और संस्थागत श्रेणी में देखा जाए 51 लाख रुपए तथा व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए तथा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। ठीक है, वर्ष 2026 के लिए कुल 271 नामांकन प्राप्त हुए थे। इसमें जो सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है इसने आपदा तैयारी, प्रशिक्षित, फास्ट रिस्पॉन्ड एवं प्रभावी समन्वय में सिक्किम में आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ किया और इसी वजह से देखा जाए तो सिक्किम का जो राज्य आपदा प्रबंधन, ठीक है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण था SSDMA,
इसको संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं कुछ पुरस्कार हैं, उन पुरस्कारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखा जाए तो इजराइल का, ठीक है, जो सर्वोच्च सम्मान है, इजराइल का सर्वोच्च सम्मान वो किसको दिया गया? डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान किया गया हाल ही में। टर्नर पुरस्कार के बारे में चर्चा कर ले। ठीक है, टर्नर पुरस्कार ये किसको प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है निन्ना कालू को। ठीक, निन्ना कालू को हाल ही में टर्नर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ ओमान, ऑर्डर ऑफ ओमान से हाल ही में देखा जाए किसको सम्मानित किया गया है? यहां पर देखा जाए तो पीएम मोदी को। ठीक है, पीएम मोदी को हाल ही में ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया है। वहीं पर टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसको घोषित किया गया है? तो आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई। ठीक है, आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। आगे चर्चा करें, यहां पर देखा जाए जो गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड है ये किसको प्रदान किया गया है? ठीक है, यहां पर देखा जाए गोल्डन ग्लोब्स होराइजन पुरस्कार ये किसको दिया गया है? आलिया भट्ट को प्रदान किया गया है। याद रखिएगा, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आलिया भट्ट को प्रदान किया गया है गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड। सऊदी अरब में आयोजित रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान गोल्डन ग्लोब होराइजन पुरस्कार आलिया भट्ट को प्रदान किया गया। फिर आगे देखा जाए जो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? यहां पर बात कर ले तो अनंत अंबानी को। किसको? अनंत अंबानी जो है, ठीक है, अनंत अंबानी, इनको देखा जाए तो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इस अवार्ड को पाने वाले पहले भारतीय, ठीक, पहले भारतीय व्यक्ति हैं। साथ ही साथ सबसे कम उम्र में ये पुरस्कार पाने वाले एशिया के पहले व्यक्ति हैं। ठीक, तो यहां पर कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में, टर्नर पुरस्कार हमने देखा, ऑर्डर ऑफ ओमान के बारे में चर्चा की। साथ ही साथ में यहां पर देखा जाए हमने आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। गोल्डन ग्लोब्स होराइजन पुरस्कार के बारे में चर्चा की कि आलिया भट्ट को प्रदान किया गया है। यहीं पर हमने देखा कि जो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है ये यहां पर देखा जाए जो अनंत अंबानी थे इनको प्रदान किया गया है। मूर पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं कि जो मूर पुरस्कार होता है वो किसको प्रदान किया गया? तो नेहा दीक्षित को। ठीक है, जो मूर पुरस्कार है ये किसको दिया गया है? ये नेहा दीक्षित को दिया गया है, नेहा दीक्षित को प्रदान किया गया है। तो इतने अवार्ड आप याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए केंद्र जो है ये भारत के आंध्र प्रदेश में स्थापित होगा। ठीक, चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए जो केंद्र है ये भारत के आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। यहां पर चर्चा कर लेते हैं। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रही थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए, ठीक है, 5 नए केंद्र स्थापित करेगा। यहां पर देखा जाए जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए, यानी कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 है, इसके लिए पूरे विश्व भर में 5 नए केंद्र स्थापित करेगा, जिनमें से एक केंद्र भारत के आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। यहां पर देखा जाए ये मुंबई और तेलंगाना के बाद भारत में तीसरा आईआर यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 का केंद्र होगा। अन्य केंद्र फ्रांस, यूके और यूएई में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, यहां पर बात कर ले तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 शब्द 2017 में WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक जो क्लास श्वाब हैं इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, यहां पर देखा जाए ये डिजिटल, फिजिकल और बायोलॉजिकल तकनीकी जैसे एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स को एकीकरण पर आधारित होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण कोरिया के जो पूर्व फर्स्ट लेडी थी, पूर्व फर्स्ट लेडी, इनको देखा जाए भ्रष्टाचार के मामले में 20 महीने की जेल हुई है, 20 महीने की जेल हो गई है। इनके देखा जाए जो पति थे, ठीक है, वुन सुक योल,
उनको भी 5 साल की सजा हो चुकी है। 5 साल की सजा अभी जनवरी महीने में हुई थी, ठीक है, मार्शल लॉ लागू करने के लिए। और उनकी वाइफ जो पूर्व फर्स्ट लेडी थी, उनको 20 महीने की जेल हो गई है। किस लिए? भ्रष्टाचार के मामले में। ये रिश्वत मांग रही थी, रिश्वत मांगने के कारण देखा जाए इनको जेल की सजा हो गई है। चर्चा कर लेते हैं। तो दक्षिण कोरिया की पूर्व फर्स्ट लेडी किम कियोन को 28 जनवरी 2026 को भ्रष्टाचार के एक मामले में 20 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। चर्चा करें तो यह फैसला सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया है। किम क्योन पूर्व राष्ट्रपति एवं यू सुक योल की पत्नी है, जिन्हें दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने के प्रयास के बाद पद से हटा दिया गया था। यहां पर चर्चा करें तो अभियोजन पक्ष ने उनके लिए 15 वर्ष की कठोर सजा एवं भारी जुर्माने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने अपेक्षाकृत कम सजा सुनाई है। यानी कि 20 साल की, यहां पर देखा जाए 15 साल की सजा की मांग की जा रही थी, लेकिन 20 महीने की ही सजा सुनाई गई है। तो याद रखिएगा, यहां पर इनका नाम क्या है? किम कियोन, ठीक है, किम कियोन इनका नाम है। अब यहां पर कुछ पॉइंट जो दक्षिण कोरिया से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दक्षिण कोरिया का नाम आया है तो कुछ पॉइंट याद रखिए कि एआई को विनियमित करने के लिए, ठीक है, किसको यहां पर चर्चा कर ले तो एआई को विनियमित करने के लिए पहला देखा जाए विस्तृत कानून, पहला विस्तृत कानून ये किसके द्वारा लाया गया? कौन से देश के द्वारा? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा ही लाया गया है। दक्षिण कोरिया के द्वारा ही लाया गया है। यहां पर एक पॉइंट आप ये भी याद रखिए कि वर्तमान में देखा जाए तो राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति है ली जे म्यूंग। क्या नाम है राष्ट्रपति का? यहां पर देखा जाए ली जे म्यूंग वर्तमान राष्ट्रपति हैं, ठीक है, वर्तमान राष्ट्रपति है। ये पॉइंट याद रखिएगा, आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके साथ साथ में यहां पर देखा जाए जो दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरिया में ही जो पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप हुई थी उसका आयोजन किया गया था। पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप, ठीक है, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? इसका आयोजन भी दक्षिण कोरिया में किया गया था। कुछ यहां पर आप दक्षिण कोरिया से जो स्टैटिक चीजें हैं वो भी याद रख सकते हैं, जैसे जो किया है, किया कंपनी, ठीक है, किया कंपनी है, हुंडई मोटर्स है, ठीक है, एलजी, क्या आप बता सकते हैं फुल फॉर्म? एलजी का फुल फॉर्म क्या होता है? जो एलजी है, एलजी कंपनी जिसके आप टीवी वगैरह यूज करते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है? कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है। जो किया है, हुंडई है, उसके बाद में यहां पर देखा जो सैमसंग है, वो भी सैमसंग जिसका आप फोन यूज करते हैं, सैमसंग, ये सब कहां की कंपनियां हैं? ये सब दक्षिण कोरिया की ही कंपनी है। यहां पर देखा जाए जो दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो तो सियोल है, भाषा यहां की देखा जाए तो कोरियाई है, जबकि लिपि जो यहां की है वो लिपि कौन सी है? ठीक है, लिपि है हंगुल, हंगुल लिपि। परीक्षा में आपसे ये मैं आपको यहाँ लिपि क्यों बता रहा हूँ? लिपि इसलिए बता रहा हूँ, एग्जाम में आपके सवाल पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस देश की लिपि हंगुल है? ठीक है, हंगुल एक पक्षी का नाम भी है, एक पक्षी के नाम पर देखा जाए यहाँ पर हंगुल जो है एक पक्षी का नाम है, भारत में हंगुल पक्षी पाया जाता है, ठीक है, और यहीं पर हंगुल जो है ये लिपि है किसकी? दक्षिण कोरिया की, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि जो उत्तर कोरिया है, उत्तर कोरिया ये दक्षिण कोरिया से अलग हो रही है, ठीक है, तो इसकी जो निर्धारक रेखा है, कौन सी रेखा है जो उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करती है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। ये दो सवाल हैं आपके लिए। पहला तो एलजी का जो फुल फॉर्म है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से कौन सी रेखा अलग करती है कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे देखते हैं, पुलिस अनुसंधान एवं विकास, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का 9वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो है इस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का जो 9वां राष्ट्रीय सम्मेलन है इसका उद्घाटन 28 जनवरी 2026 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया है। यहाँ पर देखा जाए तो ये 2 दिवसीय सम्मेलन जेल सुधार, कैदियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन पर केंद्रित है। इसमें सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के डीजी और आईजी स्तर के जेल प्रमुख सम्मिलित हो रहे हैं। सम्मेलन में लगभग 75 वरिष्ठ प्रतिनिधि, आंध्र प्रदेश जेल विभाग के 55 अधिकारी भाग ले रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर कैदियों की सहायता हेतु राज्य को 20 करोड़ रुपए की वार्षिक फंडिंग भी यहां पर प्रदान की जाएगी। आगे देखिए, केंद्रीय संचार मंत्रालय और स्टॉक
होल्डिंग सर्विस लिमिटेड के बीच में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। यहां पर आप देख सकते हैं फोटो में। चर्चा कर लें तो केंद्रीय संचार मंत्रालय ने 27 जनवरी 2026 को स्टॉक होल्डिंग सर्विस लिमिटेड के साथ में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इस पहल का उद्देश्य इंडिया पोस्ट नेटवर्क के माध्यम से आम नागरिकों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है। एमओयू के तहत डाकघर में उपलब्ध ऑन बोर्डिंग लिंक और क्यूआर कोड जैसे डिजिटल सुविधाओं के माध्यम से डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने, म्यूचुअल फंड में निवेश करने, आईपीओ में भागीदारी तथा अन्य वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह पहल वित्तीय समावेशन और डिजिटल निवेश संस्कृति को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ठीक है, फिर आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर अगली खबर क्या है? पर्यटन उत्सव भारत पर्व 2026 का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं भारत पर्व के बारे में। यहां पर देखा जाए तो पर्यटन उत्सव भारत पर्व 2026 का उद्घाटन 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय संस्कृति मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत, यहां पर आप देख सकते हैं ओम बिरला और गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके द्वारा किया गया है। यहां पर चर्चा करें तो यह उत्सव देश की सांस्कृतिक एवं पर्यटन विरासत को प्रदर्शित करने पर केंद्रित है। फेस्टिवल में सशस्त्र बलों के बैंड, लोक कलाकार द्वारा क्षेत्रीय परंपराओं की प्रस्तुति, नुक्कड़ नाटक, क्विज, पेंटिंग, इंटरैक्टिव कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत पर्व का उद्देश्य भारतीय लोक कलाओं, शिल्प, व्यंजनों और पर्यटन स्थलों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है, नागरिकों को राष्ट्रीय विरासत से जुड़ाव को मजबूत करना है। ठीक है, तो यहां पर आप याद रखिएगा कि जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ये उद्देश्य आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ साथ याद रखिएगा कि इसका आयोजन कहां पर? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। कि पर्यटन उत्सव भारत पर्व 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। चलिए आगे देखते हैं। देश का पहला इनफ्लेटेबल स्पेस हैबिटेट, ये जो देश का पहला इनफ्लेटेबल स्पेस हैबिटेट है, इसके बारे में चर्चा करें। भारत मानव अंतरिक्ष उड़ान में नया कदम बढ़ा रहा है, जहां बेंगलुरु स्थित IISc से निकला स्टार्टअप है आकाशलब्धि। इसने आकाशलब्धि ने देश का पहला इनफ्लेटेबल स्पेस हैबिटेट लॉन्च करने की तैयारी में है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए जो देश का पहला इनफ्लेटेबल स्पेस हैबिटेट है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? ये आकाशलब्धि के द्वारा यहां पर लॉन्च किया जाएगा। और ये IISc बेंगलुरु जो है ना, उसी से निकला हुआ एक स्टार्टअप है। ठीक है, चर्चा करें तो ये तकनीकी दीर्घकालिक मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए उपयोगी होगी। अंतरिक्ष हब नाम का यह हैबिटेट रॉकेट में कॉम्पैक्ट रूप से कक्षा में भेजा जाएगा। जो रॉकेट है वहां पर देखा जाए, रॉकेट में जो हैबिटेट रॉकेट में कॉम्पैक्ट रूप से कक्षा में भेजा जाएगा और वहां पर इसको फुलाया जाएगा, जिससे अधिक आवासीय स्थान मिल सकेगा। शुरुआती मिशन में 70 क्यूबिक मीटर क्षमता का मॉड्यूल भेजा जाएगा, जबकि अंतिम संस्करण में देखा जाए तो लगभग 300 क्यूबिक मीटर का ये हो जाएगा और जो लो अर्थ ऑर्बिट मिशन के लिए उपयुक्त होगा। यानी कि यहां से भेजा तो छोटा सा जाएगा, ऊपर जाकर ये इसको फुलाया जाएगा और ये बड़ा सा हो जाएगा। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पर ठीक है, इमेज में देखेंगे तो ये वहां पर जो आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, यानी कि अंतरिक्ष में जाकर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराएगा, इसके लिए देश का पहला इनफ्लेटेबल स्पेस हैबिटेट होगा। ठीक है, यानी कि ऊपर जाकर छोटी सी जगह में लोगों को नहीं रहना होगा, ऊपर जाकर भी अंतरिक्ष में जो लो अर्थ ऑर्बिट है वहां पर हमारा मॉड्यूल स्थापित किया जाएगा, तो उस लो अर्थ ऑर्बिट में भी लोग खड़े होके यानी कि आराम से जाके वहां पे रह सकते हैं। ठीक है, और उनको अच्छा खासा स्पेस वहां पर मिल सकेगा, 300 क्यूबिक मीटर का स्पेस मिल सकेगा। चलिए आगे देखते हैं। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच पर रोक लगा दी है। किसने लगाई है? फ्रांस ने लगा दी है। अभी देखा जाए हाल ही में फ्रांस ने फैसला लिया है। इससे पूर्व दिसंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा फैसला लिया गया था कि जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, ठीक, 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ऑस्ट्रेलिया ने लगाया था। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए फ्रांस ने डिजिटल युग में बच्चों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया है, जिसके तहत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच से रोका जाएगा। यहां पर देखा जाए तो यह विधेयक फ्रांसीसी नेशनल असेंबली में 130/21 मतों से पारित हुआ। अब यह सीनेट में भेजा जाएगा। कानून का उद्देश्य स्क्रीन की लत, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं एवं एल्गोरिदम आधारित प्रभावों से नाबालिगों की रक्षा करना है। इसे 2026 के शैक्षणिक सत्र से जो नए यूजर अकाउंट हैं उन पर लागू किया जाएगा। सोशल मीडिया कंपनियों को आयु सत्यापन अनिवार्य करना होगा। यूरोपीय आयोग भी इस पहल का समर्थन कर रहा है। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं, अब उन कंपनियों को भी आयु सत्यापन अनिवार्य होगा कि आयु का सत्यापन वो किसी प्रकार से करे। अभी क्या होता है कि जब आप सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाते हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ पूछता है, आप डेट ऑफ बर्थ रैंडम कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, और ज्यादातर लोगों का डेट ऑफ बर्थ आप देखेंगे वो ऐसे डालते हैं 1 जनवरी सन 2000 या जो भी सन है, लेकिन उसमें 1 जनवरी रहेगा ही रहेगा। ये बहुत आम सा है। जैसे लोग पासवर्ड डालते हैं, अब पासवर्ड डालना है तो 1 2 3 4 डाल दिया, ठीक, 1 2 3 4 डाल दिया, कुछ भी डाल दिया,
एक 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 डाल दिया, दो 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 डाल दिया, नौ 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 डाल दिया, ऐसे डाल देते पासवर्ड। तो ये सब रैंडम चीजें होती हैं। लेकिन अब होगा क्या कि सोशल मीडिया कंपनियां हैं अनिवार्य रूप से आयु का सत्यापन करेंगी। ठीक है, आयु का सत्यापन, जो भी आपका आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी कार्ड, या हो सकता है वो जैसे आप भारत में हो, अगर भारत में होगा तो क्या मांगा जाएगा कि आप अपना आधार कार्ड नंबर आधार कार्ड से अटैच करिए अपना अकाउंट। ठीक है, या अपना मार्कशीट का जो नंबर है, मतलब मार्कशीट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको अटैच करिए, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब वहां पर देखिए कंपनियां क्या करती है, लेकिन आयु सत्यापन अनिवार्य कर दिया जाएगा। चलिए अपने अंतिम खबर पर चर्चा करें, तो विश्व का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज संयंत्र के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखा जाए, चीन ने हरित ऊर्जा संक्रमण के तहत जियांगसू प्रांत में विश्व का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज संयंत्र चालू किया है। देखा जाए तो इस संयंत्र का भंडारण क्षमता, इस संयंत्र की जो भंडारण क्षमता है वो कितना है, 2400 मेगावाट प्रति घंटे स्थापित है। और यहां पर देखा जाए इसकी उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट की है। चर्चा करें तो हार्बिन इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन के द्वारा निर्मित यह परियोजना प्रतिवर्ष लगभग 6 लाख घरों को बिजली जरूरतों को पूरा कर सकती है। यहां पर देखा जाए तो CAES, यानी कि यहां पर देखें जो CAES है इसका फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज। ठीक है, कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज तकनीकी में अतिरिक्त बिजली से हवा को भूमिगत गुफाओं में संपीड़ित कर संग्रहित किया जाता है। यह दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण, ग्रिड स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और कार्बन उत्सर्जन में कमी में सहायक होता है। यानी कि देखा जाए तो हरित ऊर्जा की दिशा में चीन एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहा है, और उसी कदम में देखा जाए तो यह विश्व का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज संयंत्र स्थापित किया गया है चीन के जियांगसू प्रांत में। ठीक है, तो याद रखिएगा परीक्षा में सवाल क्या पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज किस देश में शुरू किया गया है, तो यह चीन में शुरू किया गया है। और ऐसे सवाल आपके PYQ आप उठाकर देखेंगे तो बहुत से पूछे गए हैं, बहुत से ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। ठीक है, तो उस दृष्टिकोण से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलिए कुछ प्रश्न है आपके लिए जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सवाल क्या है, दुनिया में अनानास उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है, फिलीपींस का है, कोस्टा रिका का है, इंडोनेशिया का है, या ब्राजील का है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2 है, NPCI और NTT डाटा की साझेदारी मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, जापान में क्रिप्टो करेंसी शुरू करना, जापान में UPI भुगतान को सक्षम बनाना, भारत में जापानी भुगतान ऐप को लॉन्च करना, या एशिया में नया बैंक स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, बेसिलस सबटिलिसी, यहां पर देखा जाए किस को राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 को संस्थागत श्रेणी पुरस्कार किसे मिला है, यानी कि जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है संस्थागत कैटेगरी में किसको प्रदान किया गया है, NDMA को, या केरल SDMA को, सिक्किम SDMA को, असम SDMA को। यहां पर जो SDMA है इसका मतलब क्या है, ठीक है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यहां पर SDMA का फुल फॉर्म है। NDMA का मतलब क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो किसको दिया गया है ये आप कमेंट करके बताइए। और अंतिम सवाल क्या है, पांचवा सवाल, विश्व का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज संयंत्र किस देश में शुरू किया गया है। यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है, अमेरिका में, जर्मनी में, चीन में या फ्रांस में। ठीक है, तो ये देखा जाए 5 सवाल हैं, इन 5 सवालों का उत्तर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा नहीं है, लेकिन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन सभी को यहाँ पर समाहित किया गया है। ठीक है, इस वीडियो को देखिए, और जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपके रिवीजन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उनको भी आप चाहें तो नोट करते चले, वीडियो आप सुने तो आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, और मिलते हैं इन्हीं सब बातों के साथ, इस वीडियो को करेंगे पर समाप्त। अगली क्लास में मिलते हैं कल, और इस क्लास का जो MCQ है वो ऐप पर लगा हुआ है, इसकी PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलते हैं कल अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।